Next, we are starting in economics government interventions to correct marketing failure. So, in the last lecture, we have seen what is the meaning of market failure. So, in that case, how government can make correction of this market failure by interfering. So, this we are doing. So, first, let us see again what is the meaning of market failure. So market failure is a situation in which the free market fails to allocate resources optimally and efficiently. That is, there is misallocation of scarce resources of a nation. तो मार्केट फेलियर होता है कि जैसे फ्रीली मार्केट में जो प्राइस डिटरमिन होता है तो उसके थ्रू जो आपके रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, या को प्राइस हमने लो रखा है या हमने प्राइस हाई रखा है। तो उससे क्या होगा, आपके प्रॉपरली जो रिसोर्सेज है वो आपके यूटिलाइज नहीं होंगे, तो उसको कहते हैं मार्केट फेलियर। तो अब इसके रीजन्स जैसे हमें दिए हैं, द मेन रीजन्स फॉर मार्केट फेलियर आर एब्सेंस ऑफ परफेक्ट और फ्री कंपटीशन। तो जैसे जब मोनोपोली होती है तो उसमें प्राइस हाई होता है, तो मीन्स कि फ्री कंपटीशन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जब तब मार्केट फेलियर अराइज होता है। एंड विच में अराइज ड्यू टू फ्लोइंग फैक्टर्स। तो उसके मेन फैक्टर्स क्या थे आपके? मार्केट पावर, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, डीमेरिट गुड्स, essential goods, unequal distribution of wealth, negative externalities, merit goods, public goods, information failure। उन सभी केसी में देखेंगे कि अब गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरफेयर करती है और उस मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए, कि यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में। तो लेट अस सी, तो इट मीन्स, so when a free market mechanism fails to achieve productive and allocative efficiency in an economy, then government intervention is essential. The government may adopt different intervention measures to ensure general welfare to the society। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे मेथड्स हैं जो अडॉप्ट कर सकती है, तो अपना प्रॉपर ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के लिए, जिसके थ्रू जनरल वेलफेयर होता है सोसाइटी का। तो पहला केस देखो, हम देख रहे हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मिनिमाइज मार्केट पावर। मार्केट पावर होती है, इसमें मोनोपली है, उसको एक मार्केट पावर है। उसमें अब गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरफेयर करती है? द मार्केट पावर exercised either by sellers, monopolist or buyers is an important factor that contributes to inefficiency। उससे क्या होता है, जब मोनोपोली होती है तो उससे इनएफिशिएंसी होती है। रीजन क्या है? बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स आउटपुट बाय चार्जिंग हायर प्राइसेज। प्राइस ज़्यादा होता है तो नेचुरली डिमांड इतनी नहीं आएगी मार्केट में, तो आउटपुट की सेल कम होगी। देन कॉम्पिटिटिव प्राइसेज रिजल्टिंग इनटू डेड वेट लॉस। तो ये जो आपका प्राइस आउटपुट रिड्यूस हो रहा है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटिव प्राइस, जिसमें हमारा आउटपुट ज़्यादा सेल होता है, तो उससे क्या होता है, इट रिजल्ट्स इनटू डेड वेट लॉस। तो एक ओवरऑल लॉस होता है इकोनॉमी में। तब गवर्नमेंट में अडॉप्ट जो फ्लोइंग मेजर्स है, तो इस केस में गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकती है फ्लोइंग मेजर्स और मेथड्स ऑफ इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट जो पावर है। वो कौन से हैं? नंबर 1 है प्राइस रेगुलेशन। गवर्नमेंट प्राइस रेगुलेट कर सकती है। इट मीन गवर्नमेंट में सेट द मैक्सिमम प्राइस दैट फर्म्स कैन चार्ज। तो गवर्नमेंट ये जो सीलिंग लगा देती है कि इससे ज़्यादा प्राइस आपने चार्ज नहीं करना है, उसको एक है मैक्सिमम प्राइस। प्राइस रेगुलेशन इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर नेचुरल मोनोपलीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टाइप की प्रैक्टिस किस टाइप की मोनोपलीज में चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। नेक्स्ट जो रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन है, उसमें से गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि प्राइस इस तरीके से होना चाहिए कि आपको एक रीजनेबल रिटर्न मिल रही है सेलर को। It means the government's regulatory agency determines an acceptable price so as to ensure a competitive or fair rate of return। फेयर का मतलब होता है रीजनेबल, जो मार्केट में आपको रिटर्न नॉर्मली मिलती है। तो दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन। तो जो हमने रिटर्न फिक्स कर दी कि जितनी कॉस्ट है, सपोज फेयर रिटर्न है हमारी 20% ऑन कॉस्ट, तो अब कोई भी फिर जो पर्सन है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ 20% की ऐड करेगा अपनी कॉस्ट में। तो थर्ड मेथड है प्राइस कैप्स। तो इन दिस केस द गवर्नमेंट में सेट प्राइस कैप्स बेस्ड ऑन फर्म्स वेरिएबल कॉस्ट्स, पास्ट प्राइसेज एंड पॉसिबल इन्फ्लेशन एंड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। इसमें भी गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर रखी है कि इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करना है, आफ्टर कंसीडरिंग फर्म की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, पिछले सालों के क्या प्राइसेज रहे हैं, एंड पॉसिबल इन्फ्लेशन,
और ग्रोथ कितनी हो सकती है फ्यूचर में। तो ये था फर्स्ट केस हमारा, तो गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरफेयर कर रही है टू मिनिमाइज मार्केट पावर को रिड्यूस करने के लिए, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए, जिसको मोनोपोली भी कहते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है टू करेक्ट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं जिसका बैड इफेक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर, जैसे पोल्यूशन हो रहा है आपका, तो उसको गवर्नमेंट कैसे करेक्ट करती है। A free market may produce negative externalities because producers and consumers need to consider only their private costs and benefits and not the costs imposed on the society. अब जो प्राइवेट सेलर होते हैं वो अपनी कॉस्ट रिकवर करते हैं, जिसको कहते हैं प्राइवेट कॉस्ट, पर जो सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट है पोल्यूशन का जैसे, उसको कहते हैं कॉस्ट इम्पोज ऑन सोसाइटी, उसको वो कंसीडर नहीं करेंगे। इट मीन्स वो अपनी लो कॉस्ट के बेस पे फिर लो प्राइस चार्ज करते हैं, तो उससे डिमांड उनको ज़्यादा मिल जाती है मार्केट में। अब गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करेगी कि जो सोसाइटी को लॉस हो रहा है पोल्यूशन से, पोल्यूशन सिर्फ एक एग्जांपल है, तो और भी हमने देखी कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स अप्लाई कर सकती है। गवर्नमेंट में अप्लाई का फॉलोइंग मेजर्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव है डायरेक्ट कंट्रोल, right? So direct controls means direct controls openly regulate the actions of those involved in generating negative externalities है। तो उसमें गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को कंट्रोल करने के लिए। डायरेक्ट कंट्रोल्स प्रोहिबिट स्पेसिफिक एक्टिविटीज सो दैट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आर लिमिटेड टू ए सर्टेन लेवल। तो इसमें हम प्रोहिबिट कर रहे हैं कि ये एक्टिविटी आप नहीं कर सकते, ताकि जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं वो हमारे लिमिटेड अराइज हो सर्टेन लेवल का। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है स्मोकिंग इज कम्प्लीटली बैंड इन मैनी पब्लिक प्लेस में। अब गवर्नमेंट ने पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग को बैन कर दिया है, उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग नहीं होगी, एक दूसरे को देख के लोग स्मोकिंग नहीं करेंगे। स्ट्रिंजेंट रूल्स आर इन प्लेस इन रिस्पेक्ट टू टोबैको एडवर्टाइजिंग। कंपनी जो एडवर्टाइजमेंट देती है टोबैको का, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, जब प्रोडक्ट सेल करके हैं आप, उसके पैकेज पर आपको मेंशन करना होता है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। तो उससे क्या होता है, कंट्रोल होता है कि उसकी जो सप्लाई है, उसकी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा नहीं होगी। तो सेकंड इनेक्टमेंट ऑफ लॉज, गवर्नमेंट नए लॉ बना सकती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने पास लॉज टू एलिमिनेट द इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। जैसे गवर्नमेंट ने बनाया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंश्योर्स दैट द फर्म प्रोड्यूसिंग एफिशिएंटली विद मिनिमम पोल्यूशन। तो ये कहता है कि आप इस तरीके से प्रोड्यूस करो कि आपको मिनिमम पोल्यूशन हो इकोनॉमी में। एंड इफ द फर्म एक्सीड्स द लिमिट इट कैन इनवाइट मॉनेटरी पेनल्टीज और क्रिमिनल लाइबिलिटीज। देखिए फर्म ज़्यादा पोल्यूशन करेगी फिर उसको पेनल्टी भी लगेगी मनी वाइज, या फिर उसको क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह है। However, the firms have to incur additional expenditure to reduce pollution, leading to rise in firms' average cost. पर इस केस में देखिए पोल्यूशन को कम करने के लिए कंपनी को भी कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, उससे हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो सकती है। सेकंड अल्टरनेटिव है आपका फीस एंड पेनल्टीज। इट मीन द गवर्नमेंट में चार्ज एन एडमिशन फी, कि जो आप ज़्यादा पोल्यूशन करेगा, एमिट करेगा पोल्यूशन, उस पर फीस ज़्यादा लगेगी, देखिए कि लेवाइड ऑन ईच यूनिट ऑफ ए फर्म से एमिशन। इट मीन द फर्म्स कैन मिनिमाइज, तो फिर अब फर्म उसको पता है कि उनको फाइन लग जाएगा, वो अपनी तरफ से कम जो है एमिशन करती है पोल्यूशन का। इट मीन फर्म्स कैन मिनिमाइज कॉस्ट एंड एनहांस देयर प्रॉफिटेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग एमिशन। एमिशन होता है कि जो पोल्यूशन हम एमिट करते हैं एनवायरनमेंट में, तो हर फर्म उसको मिनिमाइज करेगी, उससे कॉस्ट मिनिमाइज होगी और प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी। अनिगर है मार्केट बेस्ड अप्रोच। So it means the market-based approach focus on generation of a market price for externality। इसमें क्या है कि हम एक तो प्राइस फिक्स करते हैं, जो पोल्यूशन कर रही है कंपनी या फर्म, तो वो प्राइस हमने चार्ज करना है फर्म से। तो दिस इज अचीव्ड बाय सेटिंग द प्राइस डायरेक्टली थ्रू अ पोल्यूशन टैक्स। तो वो प्राइस कैसे है, जैसे पोल्यूशन पे टैक्स लगा दिया आपने, और सेटिंग द प्राइस इनडायरेक्टली थ्रू ए कैप एंड क्रेडिट सिस्टम। तो दो मेथड है मार्केट बेस्ड अप्रोच में, गवर्नमेंट या तो पोल्यूशन टैक्स लगा देती है या फिर गवर्नमेंट एक कैप एंड क्रेडिट सिस्टम अप्लाई करती है, जिससे ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए। Thus, there are two market-based approaches हैं to address negative externalities as discussed below।
तो पहला है पोल्यूशन टैक्स, जिसको एनवायरमेंटल टैक्स भी कहते हैं। The government may will impose environmental taxes to eliminate threats to environment. The size of the tax depends on the amount of pollution a firm produces. These taxes are named, एक इकोनॉमिस्ट था पिगू, तो उसके बेस पे हमने नाम रखा है पिगुइयन टैक्सेज, आफ्टर एसी पिगू फेवर्ड एनवायरमेंटल टैक्स। तो पिगू ने ही इंट्रोड्यूस किया था एनवायरमेंटल टैक्स। तो टैक्स क्या करेगा? टैक्स विल इंक्रीज द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन एंड वुड डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड देयरफॉर द आउटपुट ऑफ द गुड व्हिच क्रिएट्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो जिस गुड से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में, तो उससे जो नेगेटिव इफेक्ट था वो रिड्यूस हो जाएगा जब लोग उसको कम परचेज करेंगे। द फ्लोइंग फिगर एक्सप्लेन हाउ पोल्यूशन टैक्स रिड्यूसेस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अब आप देखो डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। तो देखो आपकी यह है एमएसबी, ये है डिमांड कर्व, इसमें है मार्जिनल सोशल बेनिफिट। डिमांड मीन्स ये प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं। एक है एमपीसी, एमपीसी है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट में हम सोसाइटी के ऊपर जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट आ रहा है ना वो कंसीडर नहीं करते। सपोज चलो फर्म ने सिर्फ एमपीसी प्राइवेट कॉस्ट कंसीडर की है और मार्जिनल सोशल बेनिफिट कंसीडर किया है जो सोसाइटी को मिलेगा या पब्लिक को, तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट देखो आ रहा है ए। तो उस पॉइंट पे हमारा आउटपुट है ओ एम, ये हम सेल कर रहे हैं, और जो ए पॉइंट पे प्राइस है आपका पी, ओ पी हमारा प्राइस हो जाएगा, राइट। बट यदि हम टैक्सी इम्पोज करते हैं पोल्यूशन का इफेक्ट लिए, तो उसको एक है मार्जिनल सोशल कॉस्ट एमएससी। तो वो क्या होगी आपकी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस हमने उसमें देखा जैसे ए पॉइंट पे था ना आपका ये, तो ये ए पॉइंट है हमारा एमपीसी का। तो देखिए मार्जिनल सोशल कॉस्ट लेते हैं जिसमें हमने एनवायरनमेंट जो पोल्यूशन हुआ है उसकी कॉस्ट भी हम ऐड कर गए, तो वो बनती है ए से लेके सी तक, ए से सी, ये वो आप देख रहे हैं ए टू सी, ये हमारी कॉस्ट बन जाएगी। तो यहाँ से हमने कर्व ड्रॉ किया एमएससी, तो वो फिर आपकी कट कर रही है एमएसबी को इस पॉइंट पे ओ एन के ऊपर, तो उससे फिर आउटपुट होना चाहिए ओ एन और उसका प्राइस होना चाहिए ओ पी पर। तो इट मीन्स देखिए हम एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, पोल्यूशन की कॉस्ट को, तो उसका नाम है मार्जिनल सोशल कॉस्ट। वो दैट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस जो हमारी एनवायरमेंटल से लॉस हो रहे हैं। तो देखिए हम उसको भी कंसीडर करते हैं, जैसे हम तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी आपकी तो उससे प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, ओपी वन हो जाएगा, तो आउटपुट हमारा कम हो जाएगा। तो इट मीन्स तो जब आउटपुट कम सेल होगा, डिमांड कम आएगी मार्केट में प्राइस बढ़ने से, तो हमारा जो एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। यही पर्पज है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, तो जितना हमने लगाया है जैसे ए से लेके सी तक हमने लगाया है एस्टिमेट कितना पोल्यूशन का लॉस हो रहा है, पर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लगा दिया, वो है टैक्स है आपका ए से लेके पॉइंट जी तक, ए जी, ये टैक्स लगा दिया है। उससे हमारी सप्लाई जो कर्व है वो एमपीसी से होगी एमपीसी प्लस टैक्सी। देखो इसके पैरेलल मैंने बनाई है, एमपीसी के पैरेलल है एमपीसी प्लस टैक्सी वाली कर्व। तो अब ये आपको क्या करेगी, इसने हमने उसी पॉइंट पे पी वन इसने कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया और आपका आउटपुट जो है वो रिड्यूस कर दिया। तो इट मीन्स हमने देखा है कि हम सोशल कॉस्ट को कंसीडर करना चाहते हैं, ये एनवायरमेंटल कॉस्ट को, तो हमारा आउटपुट ओ एन होना चाहिए था। उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया आपको, पोल्यूशन टैक्स, उससे कॉस्ट बढ़ गई, सप्लाई कर्व आपके पीछे शिफ्ट हो गई बैकवर्ड, तो हमारा आउटपुट जो था वो रिड्यूस हो गया एम से ओ एम से लेके ओ एन तक। तो यही पर्पज होता है टैक्सी को इम्पोज करने का। तो इस एक्सप्लेनेशन में ये देखो, the equilibrium level of output produced by a free market is OM at which marginal social benefit is equal to marginal private cost। ये हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आप देख सकते हैं OM, यहाँ पर हमारी प्राइवेट कॉस्ट और सोशल बेनिफिट जो है इक्वल हो रही है। बट मार्जिनल सोशल कॉस्ट रिप्रेजेंट्स फुल और ट्रू कॉस्ट टू सोसाइटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी। और एक हमने शो किया ना एमएससी, ये है मार्जिनल सोशल को, ये फुल कॉस्ट शो कर रही है, प्राइवेट कॉस्ट भी प्लस जो एक्सटर्नैलिटी की कॉस्ट है वो भी हमने उसमें ऐड कर दी। तो इट इंक्लूड्स प्राइवेट कॉस्ट प्लस सोशल कॉस्ट, ये और एमएससी जो है एमसी इज हायर देन एमपीसी, प्राइवेट कॉस्ट से ज़्यादा है ये। तो सोशल इनएफिशिएंसी अकर हो रही है एट ओवन लेवल ऑफ आउटपुट वेयर एमएससी इज इक्वल टू एमएसबी। तो आपने देखा इससे इनएफिशिएंसी हो रही है जहाँ पर हमारी एमएससी जो है और इक्वल टू है एमएसबी इस पॉइंट पे, क्योंकि हमको सेल कर रहे हैं ओ एम आउटपुट, पर इसके हिसाब से बनना चाहिए ओ एन आउटपुट हमारा, तो वो इनएफिशिएंसी है।
So it means output OM is socially inefficient because at OM the MSC जो मार्जिन सोशल कॉस्ट है अब वो ज़्यादा है सोशल बेनिफिट से एज इट रिप्रेजेंट ओवर प्रोडक्शन। इसका मतलब है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है उसको रिड्यूस करना है। उस उसमें का ट्रायंगल जो ABC है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ डेट वेयर टू वेलफेयर लॉस। तो इस OM के आउटपुट के होने से क्या है, ये जो आपका एरिया है ना ए और ये बी और ये सी, ये समझो हमारा लॉस हो रहा है हमारा, क्योंकि अदरवाइज हमें एमएससी रखते हैं अपनी कॉस्ट कर, अब हम तो बी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आना था आपका, तो सेल करके ओएन आउटपुट अब हम कर रहे हैं ओएन, ये लॉस हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट एगी विच वुड शिफ्ट कॉस्ट कर्व अप बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड प्राइसेस विल राइज टू P1 एंड ए न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश एट बी वेयर क्या एमएससी इज इक्वल टू एमएसबी। So output at level at ON is socially optimal and eliminates the whole of welfare loss on account of overproduction। तो इससे हमारा जो लॉस हो रहा था वेलफेयर का वो एलिमिनेट हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज कर गया, अब हमारी डिमांड कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगा। तो ये हमारा पर्पज चॉइस है। पर देखते हैं जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है अपनी एक्सटर्नैलिटी का इफेक्ट खत्म करने के लिए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। There are certain problems in administering an efficient externality tax as given below। It is difficult to discover the right level of taxation। तो कितना अमाउंट रखें टैक्स का वो डिफिकल्ट है डिटरमिन करना, दैट टू एग्जैक्टली प्लेस विद द सोशल कॉस्ट, ये प्रॉब्लम आती है। सेकंड है मेथड ऑफ टैक्सिंग द पोल्यूटर्स इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। This method only provides an incentive system to use methods which are less polluting। बस सिर्फ एक इंसेंटिव मिलता है कि आप मेथड यूज करो ताकि आप लेस पोल्यूशन हो आपका। इन केस ऑफ गुड्स हैविंग इनइलास्टिक डिमांड, जिसकी इनइलास्टिक डिमांड है, प्रोड्यूसर विल बी एबल टू इजीली शिफ्ट द टैक्स बर्डन इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइसेस। इनइलास्टिक डिमांड है, आपको पता है कि प्राइस थोड़ा बढ़ाने से डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जो सेलर है वो जितना भी टैक्स लगाती है गवर्नमेंट उतना ही प्राइस बढ़ा देता है। दिस विल हैव एन इन्फ्लेशनरी इफेक्ट एंड मे रिड्यूस कंज्यूमर वेलफेयर। तो समझा इसका कोई फायदा नहीं होगा हमें। The externality pollution taxing may encourage producers to shift their production facilities to those countries with lower taxes, which will reduce employment and investment in a nation। या फिर प्रोड्यूसर जो हैं वो किसी दूसरी कंट्री में भी शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे लो टैक्सेज हैं, उससे हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगी और इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये डिसएडवांटेज भी है पोल्यूशन टैक्स इम्पोज करने में। तो सेकंड मेथड क्या है गवर्नमेंट का, कैप एंड ट्रेडेबल एमिशन परमिट्स। इसमें क्या होता है कि अंडर दिस मेथड ईच फर्म हैज परमिट्स स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एमिशन दैट द फर्म इज अलाउड टू जनरेट। हम एक फर्म को ये देते हैं इतने नंबर ऑफ यूनिट्स आप एमिशन कर सकते हैं, पोल्यूशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं आप। तो गिग परमिट्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल है, यदि आप कम करके हैं, जैसे यूनिट आपने खरीदे एमिशन के 1000 पर आपने एमिशन किया ओनली 900, तो 100 यूनिट आपके पास एक्स्ट्रा बच गए, वो आप फिर किसी को सेल कर दो जिसका ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो इट मीन्स द रेगुलेटरी एजेंसी एलोकेट्स लिमिटेड परमिट्स विद ए प्राइस टू डिफरेंट फर्म्स। द हाई पोल्यूटर्स हैव टू बाय मोर परमिट्स विच इंक्रीजेज देयर कॉस्ट। और ये जो परमिट लेना है ना इसकी कॉस्ट रख देती है गवर्नमेंट, जिसका ज़्यादा पोल्यूशन है उसको ज़्यादा परमिट लेने पड़ेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी एंड मेक्स देम लेस कॉम्पिटिटिव एंड लेस प्रॉफिटेबल। फिर उनको पता है कि वो उनका प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, फिर उनका प्रॉफिट नहीं आएगा, तो वो क्या करेंगे फिर अपना पोल्यूशन रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको कम परमिट परचेज करने पड़े। और जो लो पोल्यूटर्स हैं रिसीव एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग देयर सरप्लस परमिट्स। अब जैसे किसी ने 500 यूनिट का परमिट ले लिया है एमिशन करने का, पर उसका यूज हुआ सिर्फ 300, तो 200 एक्स्ट्रा परमिट वो सेल कर सकते हैं, तो उससे उसको रेवेन्यू मिल जाएगा विच मेक्स देम मोर कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल। इससे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। देयरफॉर जो फर्म्स हैं विल हैव एन इंसेंटिव नॉट टू पोल्यूट। तो इस तरीके से हर फर्म को इंसेंटिव मिलेगा कि वो अपना पोल्यूशन कम से कम करे। तो इंडिया भी अलाउ करके है, इंडिया अलाउ से कार्बन टैक्स क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ ए सेस ऑन कोल। जब कोल को हम हीट करके हैं उससे कार्बन निकलता है तो उसका क्रेडिट उसकी एक लिमिट होती है वो अलाउ करती है, तो गवर्नमेंट जो है कार्बन टैक्स क्रेडिट सेल करती है, परमिट सेल करती है। ये इंडिया के अंदर ये चीज़ चल रही है। अब देखते हैं इसका बेनिफिट क्या है। जो कैप और क्रेडिट मेथड लगाया कि हमने पोल्यूशन के आप वो यूनिट्स परचेज कर लो, उससे ज़्यादा पोल्यूट नहीं कर सकते, वो आप कम करोगे तो आपको फायदा है, वो आप किसी और को बेच सकते हो।
तो दिस ट्रेडेबल permits provide the following advantage. इसका बेनिफिट क्या है? द सिस्टम अलाउस फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिवार्ड एफिशिएंसी। जितना कम पोल्यूशन करोगे उतनी यूनिट्स आपके बच जाएंगे, उसको आप सेल कर दो, उसका बेनिफिट मिलेगा। इट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली चीप एंड सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड इंश्योर दैट पोल्यूशन इज मिनिमाइज्ड इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे। तो ऑटोमेटिकली हर कंपनी पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करेगी। इट आल्सो प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन। तो पोल्यूशन कंट्रोल को कम करने के लिए जो कंपनीज है वो इनोवेशन भी करती है। कंज्यूमर्स में बेनिफिट इफ द एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेड बाय लो पोल्यूशन फर्म्स आर पास ऑन टू देम इन द फॉर्म ऑफ लोअर प्राइसेस। फिर को बेनिफिट मिलेगा लो पोल्यूशन से, वो फिर हम कस्टमर को पास ऑन करके हैं लो प्राइसेस के थ्रू। पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं विद कैप एंड ट्रेड मेथड में। द कैप एंड ट्रेड मेथड हैज सम प्रॉब्लम्स है डिस्कस बिलो। Number one is no stoppage to environmental pollution. The tradable emission permits do not in reality stop firms from polluting environment. They only provide an incentive to them to do so. ये सिर्फ एक इंसेंटिव देते हैं, पर अल्टीमेटली एक्चुअल में जो फर्म्स हैं वो कोशिश नहीं करती हैं अपना पोल्यूशन रिड्यूस करने की। वो कहते हैं प्राइस दे दो और पोल्यूशन करके जाओ। एंड हाई प्राइसेस फॉर इनइलास्टिक सप्लाई। फिर हमने ये भी देखा देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स इनइलास्टिक है, तो उसका जो बर्डन है पोल्यूशन का वो कस्टमर पे ट्रांसफर कर देते हैं हाई प्राइस के थ्रू। इट मीन इफ फर्म्स हैव मोनोपोली विद inelastic demand for its product, the extra cost incurred for procuring additional permits could easily be compensated by charging higher prices to consumers. ये हमारे के डिसएडवांटेज। तो नंबर थर्ड आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन है टू करेक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से। ये भी बेनिफिट मिलता है सोसाइटी को। तो positive externalities provide benefits and incentives to society at large in the form of subsidies, unemployment allowances, old age pension, etc. Government intervenes in case of positive externality generally through subsidies. तो पॉजिटिव कैसा करती है कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है कि यदि आप ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं सोसाइटी को, आपको सब्सिडी मिल जाएगी। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तो सब्सिडी मिलेगी। A subsidy on wood which reduce its cost and consequently price, shift the supply curve to the right and promotes the production of goods having positive externality. जब सब्सिडी मिलती है, प्राइस कम होता है, तो कंपनी और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी लो प्राइस पे, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो और बेनिफिट मिलेगा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का बेनिफिट मिलेगा सोसाइटी को, जैसे एम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी। It means a higher output that would equate marginal social benefit and marginal social cost is socially optimal. The effect of subsidy can be explained with the help of plain figure. देखो डायग्राम में हमने शो किया है, द फिगर शो कहते हैं गिवन सब्सिडी इक्वल टू बेनिफिट ऑफ एक्सटर्नैलिटी विच इज एस इक्वल टू ई। तो ये कि हमारी ये को डिमांड मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट की ये कर्व है, डिमांड कर्व है, देखो आपकी उसका आउटपुट है ओ क्यू क्यू तक है, और ये हमारी है प्राइवेट सोशल कॉस्ट कर्व है, तो जिसे ये एस सप्लाई कर्व। तो इससे हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा था इस पॉइंट पे, जिसको हमने नाम दे दिया क्यू आउटपुट है आपका। अब हमने जैसे बेनिफिट जो हो रहा है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी है आपको, उससे बेनिफिट की जो डिमांड कह रहा है डिमांड बढ़ जाएगी, बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा लोगों को सब्सिडी का जब हम पास ऑन करेंगे, तो उससे क्या होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका यहाँ आ गया, नए पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। देखो तो एमपीसी और एमएससी दोनों बराबर ही हैं आपकी, क्योंकि हमको पॉजिटिव बेनिफिट दे रहे हैं सोसाइटी को। तो समझ में प्राइवेट कोस्ट और सोशल कोस्ट तो सेम ही है आपकी। बेनिफिट मिलने से जो सब्सिडी है हमारी डिमांड क्यू से Q1 हो गई, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमने लिखा एस इक्वल टू ई, ये जो गैप है ना आपका एस, ये हमने दिया सब्सिडी इक्वल टू एक्सटर्नैलिटी, तो ये जो गैप है ये हमारा सब्सिडी है। तो एक इक्वेट्स मार्जिनल सोशल बेनिफिट विद मार्जिनल सोशल वो दिस इज सोशली ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट। So in case of products and services whose externalities are vastly positive and pervasive, government enters the market directly as an entrepreneur to produce and provide the goods in the following way. तो इस केस में गवर्नमेंट अगर खुद भी प्रोडक्शन करती है डायरेक्टली इस तरीके से। नंबर वन, गवर्नमेंट में प्रोवाइड फंड्स फॉर फंडामेंटल रिसर्च टू प्रोटेक्ट द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड कर सकती है रिसर्च के लिए। गवर्नमेंट में एंगेज इन डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी, एग्जाम्पल्स आर अफोरेस्टेशन, reforestation, protection of water bodies, treatment of sewage and cleaning of toxic waste sites.
तो या फिर गवर्नमेंट खुद ही अपना वर्क करती है इन चीज़ों को पॉजिटिव बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। फोर्थ है आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स होते हैं जिसका बेनिफिट मिलता है सोसाइटी को। मेरिट गुड्स आर goods which are deemed to be socially desirable and therefore the government wants to encourage its consumption। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसकी कंजम्पशन इंक्रीज हो। एग्जाम्पल्स ऑफ मेरिट गुड्स इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर सर्विसेज, हाउसिंग, फायर प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक लाइब्रेरी, म्यूजियम एंड पब्लिक पार्क्स। नॉर्मली ये जो मेरिट गुड्स हैं ये लो प्राइस में मिलती हैं। तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं, वो तो लो प्राइस चार्ज नहीं करेंगी, वो तो हाई प्राइस चार्ज करेंगी। उससे फिर क्या होता है, एक्सटर्नैलिटी राइज होती है। तो इन फ्री मार्केट में देखो क्या होता है, ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स एंड प्राइवेट कॉस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर्स। इट मीन्स मेरिट गुड्स कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट बट आर लाइकली टू बी अंडर प्रोड्यूस्ड। क्योंकि प्राइस कम रखना पड़ता है प्राइवेट को, वो कम ही प्रोड्यूस करती है। फिर वो कहता है कौन बर्गन ले, तो दे आर अंडर प्रोड्यूस्ड है एंड अंडर कंज्यूम, फिर कंज्यूम भी कम होगी थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। सो दैट फिर उससे लोगों का प्रॉपर वेलफेयर नहीं होगा, वेलफेयर मैक्सिमाइज नहीं होगा। अब गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करेगी इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को। द गवर्नमेंट में इंटरफेयर टू प्रोवाइड गुड्स, टू प्रोवाइड मोर मैरी गुड्स बाय डायरेक्ट सप्लाई और थ्रू सब्सिडी। या तो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगी ये गुड्स, या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है प्राइवेट को, या प्रमोशन आप इनको ज़्यादा प्रोड्यूस करो और सब्सिडी हमारे से अवेल। So it means the market outcome for merit goods can be obtained with the help of flowing diagram। तो इसका मतलब है कि मेरिट गुड्स जो हैं, प्राइवेट जो फ्री मार्केट है वो कम प्रोड्यूस कर रही है, बट हमें चाहिए ज़्यादा प्रोडक्शन, तो गवर्नमेंट सब्सिडी ले लेती है ताकि प्रोडक्शन बढ़े और लोगों का वेलफेयर बढ़ जाए। तो इसका देखो डायग्राम क्या है, इन दी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन द आउटपुट ऑफ मेरिट गुड्स विल बी क्यू वेयर द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं दी तो एमपीसी अब आने ये आ गई, ठीक है एमपीसी, और उसके बेस पे जो कोई इक्विलिब्रियम आ रहा है हमारा पॉइंट ए पर, और हमारा जो आउटपुट है क्यू है, और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट जो है सोशल बेनिफिट वो बराबर है। ओके, ये इसकी कर्व है, ठीक है। द वेलफेयर जो लॉस है टू द सोसाइटी ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन एंड अंडर कंजम्पशन। अब प्रोडक्शन कितनी है, ओक्यू। अब देखिए हम लिखे हैं मार्जिनल सोशल कॉस्ट इंक्रीज जो सप्लाई कर्व आफ्टर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब ये प्राइवेट कॉस्ट थी ना, तो गवर्नमेंट ने देगी सब्सिडी, तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी रिड्यूस, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो वो कर्व का नाम है एमएससी, मार्जिनल सोशल कॉस्ट सप्लाई कर्व। तो ये शिफ्ट होगी ऊपर राइट साइड में। उससे क्या होगा, डिमांड कर्व वही है हमारी, तो इक्विलिब्रियम आ गया ये सी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है सी। तो उस केस में क्या होगा, आउटपुट बढ़ गया आपका ओ से ओ क्यू वन हो गया, ओ क्यू से ओ क्यू वन, और जो प्राइस था ओ पी वन से ओ पी हो गया, प्राइस कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा सोसाइटी को। तो इट मीन्स जब जो वेलफेयर लॉस था हमारा टू द सोसाइटी ड्यू टू अंडर पोल्यूशन एंड अंडर कंजम्पशन की शेकिंग एरिया, वो है ए बी सी का जो एरिया था ये लॉस हो रहा था, वो हमारा अब सेव हो गया। इट मीन ऑन अकाउंट ऑफ कंसिडरेबल पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज द आउटपुट एक ऑप्टिमल आउटपुट इज ऑक्यूवन एट विच मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। ठीक है, वो सोशल जो कॉस्ट है ना, जो सप्लाई तरफ होती है वो कॉस्ट तरफ भी होती है, ये हमारी आगे की तरफ शिफ्ट होगी राइट साइड में। ये इसका मतलब है कॉस्ट हमारी कम हो रही है। तो नेक्स्ट आते हैं अब, रीजन क्या है फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर मैरिज यूज। गवर्नमेंट को इंटरफेयर क्यों करना पड़ता है मैरिज यूज में। गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन फॉर मैरिज यूज फॉर द फॉलोइंग रीजन। इंफॉर्मेशन फेलियर है, एक वाइडली प्रिवेलेंट होता है ये विद मैरिज गुड्स एंड देयर फॉर इंडिविजुअल्स में नॉट एक्ट इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। हो सकता है लोगों के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, वो प्रमोट करती है एजुकेशन को, हेल्थ सर्विसेज को। द मैरिज गुड्स सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन should be provided on free or reasonable basis rather than on basis of individual's ability to pay। अब गवर्नमेंट चाहती है कि हेल्थ और एजुकेशन सभी को मिले और रीजनेबल प्राइस पे, ना कि उनकी कैपेसिटी कितनी है पे करने की। तो रिच को ज़्यादा पे कर सकते हैं बट पुअर नहीं पे कर सकते, तो इसलिए हमने एक रीजनेबल प्राइस फिक्स करना है। due to uncertainty about the nature of health care, जैसे आजकल है एज रिसेंटली हैपेंड इन केस ऑफ कोरोना वायरस। अब हेल्थ केयर में फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो उसके लिए क्या होता है, इंडिविजुअल्स में बी अनेबल टू प्लान देयर एक्सपेंडिचर। अब इंडिविजुअल्स अपना एक्सपेंडिचर प्लान नहीं कर सकते इस टाइप की अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए, एंड सेव फॉर देयर फ्यूचर रिक्वायरमेंट।
तो फिर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। इट मीन द मार्केट इज नॉट लाइकली टू प्रोवाइड द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ हेल्थ केयर व्हेन कंज्यूमर्स एक्चुअली नीड इट, बिकॉज दे मे बी शॉर्ट ऑफ नेसेसरी फाइनेंशियल टू पे द मार्केट प्राइस। अब जैसे कोविड का देखो, कोरोना वायरस का जो एक्सटेंस है बहुत ज़्यादा है, बट गवर्नमेंट इसको लो प्राइस के ऊपर प्रोवाइड कर रही है, उसमें वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन मानी जाएगी। तो यही देख रहे हैं हम। अब ये तो रीजन्स है, अब उसके मेथड क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरफेयर करती है टू प्रोवाइड मेरिट गुड्स। The government may provide the merit goods through regulation, subsidies, provision of assistance, and a combination of government and market provision as discussed below. Regulation. Regulation determines how a private activity may be conducted. For example, the way in which education is to be imparted is regulated by the government. तो किस तरीके से एजुकेशन देनी है वो गवर्नमेंट उसका रेगुलेशन बनाती है। तो सेकंड है कंपल्शन। It means governments can prohibit some type of goods and activities, set standards and issue mandates, making others oblige. For example, government may make it compulsory to avail insurance protection. जैसे व्हीकल की इंश्योरेंस जरूरी है, तो गवर्नमेंट इस तरीके से कंपल्शन कर सकती है ताकि बेनिफिट मिले सोसाइटी को। इम्यूनाइजेशन, जैसे कोई मेडिसिन होता है तो हम इम्यूनाइज कर रखे हैं, वैक्सीन होती है। Compulsory immunization may be insisted upon as it helps not only the individual but also society के level। जैसे पोलियो की इम्यूनाइजेशन होती है at the time of birth। Legislation. Government could also use legislation to enforce the consumption of a good which generates positive externalities। गवर्नमेंट एक लॉ बना सकती है कि जिसका बेनिफिट मिल रहा है उसको आप कंज्यूम करो। फॉर एग्जांपल, यूज ऑफ हेलमेट्स, सीट बेल्ट्स एक्सेट्रा इन व्हीकल्स। The right of free and compulsory education for every child of the age of 6 to 14 ईयर is another example। तो गवर्नमेंट कहती है कि राइट है हर एक चिल्ड्रन का 6 से 14 ईयर में कि उसको फ्री एजुकेशन मिले। तो इट मीन्स इस तरीके से गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। द मैरिज गुड्स में आल्सो बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट विच क्रिएट्स सब्सटेंशियल डिमांड फॉर द सेम एज एक्सप्लेन इन द फ्लोइंग डायग्राम। तो गवर्नमेंट फ्री भी प्रोवाइड कर सकती है। तो लेट अस सी, एक डायग्राम है। The diagram explains when people are required to pay the free market price, people would consume only okay quantity of healthcare और education। देखो ये डिमांड है आपकी, ये सप्लाई फिक्स है, तो ये भी हमने प्राइस रखा है ओ से लेके ये लेटर से ये प्राइस है आपका, लेटर से किसी की पी है तो कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है ओ की। पर अब यदि इफ प्रोवाइडेड एट जीरो प्राइस, यदि हम जीरो प्राइस कर गए, इतने प्राइस को यहाँ जीरो कर गए तो आप देखेंगे डिमांड बढ़ी Q1 तक, very sharply, large increase। It means the demand OQ1 far exceeds supply। उससे सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा, बहुत लो प्राइस है, डिमांड बढ़ जाएगी, एजुकेशन सबको मिलेगी, हेल्थ बेनिफिट सबको मिलेगा। लेकिन हम प्राइस रखते हैं तो जरूरी नहीं है तो आपकी डिमांड देखो बहुत कम है तो उसका बेनिफिट सभी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया था, जैसे हमने डिस्कस किए हैं 5, हमने अभी 4 मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं मैरिज बूस्टर। तो बाकी हमने जैसे कि बिगनिंग में बहुत सारे केसेस थे हमारे, तो जैसे ये थे मार्केट पावर किया हमने, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज किया हमने, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज किया और मैरिज बूस्ट किया। अब जो बाकी है ये मैरिज अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।